हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक और Q&A। ऐसे सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक सवाल सेलेक्ट करूंगा, बाकी लोग भी अपना जवाब समझेंगे। सबसे पहला सवाल, इंडियन एथिस्ट के नाम से इनकी आईडी है, नाम मुझे नहीं पता। भाई साहब, मेरी रनिंग 500 किलोमीटर हर महीने है, मुझे सीएनजी कार लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल कार। हुंडई एक्स्टर लेने की सोच रहा हूँ, कृपया सुझाव दें। देखो, आपकी 500 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग है, ये बहुत ही कम रनिंग है। इसमें आप सीएनजी लेके एक तरह से 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फंसाओगे। सीएनजी गाड़ी कोई भी आप लेते हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी आती है। फिर उस सीएनजी का एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी होता है, उसकी भी सर्विसिंग होती है। जितने गाड़ी के अंदर सिस्टम ज्यादा, उतने ही फेलियर के चांस ज्यादा। आपको चाहिए कि जब भी आप गाड़ी निकालो, बिना नानुकुर के गाड़ी जहां चाहो वहां चली जाए, तो आप पेट्रोल इंजन सेलेक्ट कर लेना। पेट्रोल इंजन में भी आपके पास ऑप्शन है हुंडई एक्स्टर का। अच्छी गाड़ी है, हुंडई एक्स्टर ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी बीच की बैठती है, ना इधर की या उधर की। या तो आप हैचबैक लो, वो भी एक्चुअल में हैचबैक ही है, लेकिन एक अलग सेगमेंट, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के वहाँ आ जा रहे हैं। या फिर आप इससे ऊपर जाके आप वेन्यू देख लो। अगर आपको हुंडई की देखनी है तो आप वेन्यू देख लो। एक्स्टर पे अगर आप टिक रहे हो तो पैसे थोड़े बचाने हैं तो इनके नियोस देख लो। ये बीच वाला जो सेगमेंट है एक्स्टर का, ये मुझे क्या बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आया, और इनके पार्ट्स के लिए भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये गाड़ी इतनी चली नहीं है। तो गाड़ी ऐसी मशीन है जिसके पार्ट्स की और मेंटेनेंस की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी, और मार्केट में वही चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है जिसके कस्टमर ज़्यादा होते हैं। या तो ऊपर वाले सेगमेंट में चले जाओ या तो नीचे वाले सेगमेंट में चले जाओ। रनिंग कम है, सेडान भी आपके लिए कोई बुरी नहीं है। हुंडई में जाना चाहते हो तो और भी इनकी अच्छी गाड़ी है। आर्य त्यागी जी का अगला सवाल, सर मेरा भी एक सवाल है, क्या इको मोड में गाड़ी चलाने से इंजन को कोई नुकसान होता है, और डीजल कार में डीपीएफ रीजनरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है इको मोड में? देखो, ये जो टेरेन मोड्स होते हैं, ये एक तरह की ECU की प्रोग्रामिंग होती है। आपको लगता है कुछ एक अलग ही मोड है, इंजन में ही कुछ अलग सेटअप होगा। इंजन में कोई ऐसा सेटअप अलग नहीं होता है। इको मोड, पावर मोड, मड मोड, पता नहीं कौन कौन से मोड डाल के कंपनी आजकल मार्केटिंग कर रही है। और इससे कोई भी आपका रीजनरेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह की आपके ना इंजन पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी। हाँ, इको मोड में थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमिकल चलता है, पावर कम देता है लेकिन तेल बचाता है। इसी तरह से पावर मोड में जाओगे तो पावर ज़्यादा चाहिए होती, तो उस हिसाब से वो ECU की ट्यूनिंग होती है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामिंग होती है, इससे बड़ा कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा कुछ हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इको में चलो, पावर में चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पावर में तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इको में आप थोड़ा सा तेल बचा पाओगे, आराम से चल पाओगे। अगला सवाल, आईडी है इंसानियत के नाम से। सवाल कर रहे हैं, सर गाड़ी में अच्छे माइलेज के लिए गाड़ी को कैसे यूज़ करें, जैसे कि नॉर्मल कितनी स्पीड पर चलाना चाहिए ताकि अच्छा एवरेज मिले गाड़ी से, और गाड़ी को कैसे मेंटेन करें ताकि उसकी लाइफ भी अच्छी रहे और माइलेज में भी ज़्यादा फर्क ना आए? प्लीज़ रिप्लाई। सर देखो, माइलेज के लिए मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। मेंटेनेंस कैसे करना है, चलानी कैसी है, क्या क्या चीज़ों की देखभाल करनी है, वो वीडियोस आपने देखी होंगी, तो एक तरह से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। फिर भी इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि Q&A में और लोगों को भी क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड करती है माइलेज पे, वो होता है आपका ड्राइविंग पैटर्न। बार बार गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करना, स्पीड ब्रेकर देख के भी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते रहना, चक्कट मार के निकलना, फिर एक बार पावर लेना, फिर एक बार ब्रेक लगाना, मतलब ये रफ ड्राइविंग है, इसमें माइलेज ड्रॉप होता है। और इसी के उल्टा अगर आप रिलैक्स गाड़ी को चलने देते हो, गाड़ी के इंजन को समझ के गाड़ी चलाते हो, तो आपकी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देती है। कैसे गाड़ी चलाएं मैक्सिमम माइलेज के लिए, इसके लिए मैंने अपना ड्राइविंग पैटर्न आपको दिखा रखा है, वीडियो में सिखा रखा है, जाके वो सीख लेना। रही बात मेंटेनेंस की, पेट्रोल इंजन अगर आपकी गाड़ी है तो ज़रूरी है कि उसके स्पार्क प्लग प्रॉपर कंडीशन में हो, क्लीनिंग बराबर हुई हो, और उनका गैप भी प्रॉपर सेट हो। एयर फिल्टर साफ रहना चाहिए, एयर फिल्टर अगर गंदा होगा तो आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा। थ्रॉटल बॉडी, अगर थ्रॉटल बॉडी में कार्बन का डिपॉजिट ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी रफ आइडलिंग करेगी और गाड़ी में माइलेज का इशू आएगा। गाड़ी में अगर कोई मिसिंग आ रही है, नॉकिंग आ रही है, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी माइलेज ड्रॉप कर देगी। साथ में गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर भी क्लीन रहना चाहिए, जिससे गाड़ी ओवरहीट ना हो, गाड़ी को प्रेशर ना पड़े। और जो काम आपने ये माइलेज के लिए किए थे, एक्चुअल में यही सारे काम आपकी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ के लिए भी होते हैं। साथ में एक इंजन ऑयल को और ऐड कर लेना, टाइमली इंजन ऑयल को चेंज करना। कंपनी का रिकमेंडेशन अगर 10,000 पे है तो आप 8,000 7,000 पे चेंज करा देना। वहीं अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी के इंजेक्टर्स प्रॉपर होने चाहिए, स्प्रे पैटर्न सही होना चाहिए, फ्यूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एयर फिल्टर उसका क्लीन होना चाहिए, गाड़ी में मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मिस फायर नॉकिंग नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में डीजल गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी। दोनों गाड़ियों का मैंने आपको बता दिया। नहीं पता आपके पास कौन सी गाड़ी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इन सारी टिप्स से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। आईडी है इनका राजन चोपड़ा के नाम से 1833। इनका सवाल है, प्लीज सजेस्ट विच विल बी बेटर फॉर 50-50 मिक्स रन, प्लेन हाईवे एंड हिल, XUV 700 डीजल ऑटोमेटिक और इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सीधा सवाल है इनका, 50-50 इनका यूज़ है हिल एरिया में भी, प्लेन में भी और हाईवे में भी।
अब ये चाह रहे हैं कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लूँ, जिसमें इन्होंने एक 7XO डीजल ऑटोमेटिक को सेलेक्ट किया है, दूसरा इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को सेलेक्ट किया है। जानना चाहते हैं कि 7XO में क्या रिलायबिलिटी इशू है। 7XO को अगर इनोवा से कंपेयर करोगे तो 7XO इनोवा के बराबर नहीं खड़ी हो सकती रिलायबिलिटी के मामले में, वहाँ वो टोयोटा है, ज़्यादा रिलायबल आपकी ये इनोवा होगी। दूसरा, आप इनोवा हाई क्रॉस सुन रहे हो क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन चाहिए और मेरे ख्याल से आपको ऑटोमेटिक की नीड है, इसलिए आपने हाई क्रॉस को चुना है। नहीं ऑटोमेटिक होता तो आप इनोवा क्रिस्टा पे जाते। और ये पूछ रहे हैं हाई क्रॉस क्या अंडर पावर फील होगी हिल एरिया पे। देखो, अंडर पावर तो ऐसा फील नहीं होगी आपको, ये तो अपने चलाने के ऊपर बात है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक में आती है और ये ECVT में आएगी। और ये गाड़ी आपको इंजन तो कम मिलेगा लेकिन बैटरी साथ में सपोर्ट करती है, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। बैटरी और इंजन की पावर मिला के आपको साथ में सपोर्ट मिलेगी, टॉर्क इसमें ज़्यादा मिलेगा ये वाली गाड़ी में, आपके इनोवा में। जबकि पावर का कंपैरिजन करोगे तो पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अंडर पावर फील हो जाए हाई क्रॉस। मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप रिलायबिलिटी की अगर बात कर रहे हो और लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक को ना चुनते हुए मैनुअल गियरबॉक्स को चुनो, इनोवा क्रिस्टा पे चले जाओ, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। डीजल पे चले जाओ, 50-50 मिक्स रन है आपका, प्लेन हाईवे सब कुछ है इसमें, मज़ा आ जाएगा। और टोयोटा इनोवा का तोड़ तो अभी तक है ही नहीं मार्केट में, भले ही कोई कितना भी कहता रहे कि ये आ गई है वो आ गई है। रिलायबिलिटी के मामले में नो डाउट, आंख बंद करके गाड़ी को चलाओ, जहां मर्जी ले जाओ, कुछ नहीं पूछती। और रही बात स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से अभी थोड़ा सा बचो, अभी भी वो R&D फेस में है, कई सारी चीज़ें अभी आना बाकी है इंडिया में, बाहर कंट्रीज में आ चुकी है, हमारे यहाँ नहीं आई है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए एक मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मेरा सजेशन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्यूचर में थोड़ा आ जाए तब देख लेना। 7XO की बात आती है तो वो भी एक अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, 7XO को भी मैं सजेस्ट करता हूँ लेने के लिए। लेकिन जब इतने पैसे डाल रहे हो और इनोवा आपके ब्रैकेट में रखी है, आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो फिर इनोवा क्रिस्टा। और रीजनरेशन का झंझट नहीं लेना चाहते तो फिर आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए। अगला सवाल अयोध्या वासी जी का है, रियल नेम असल में कुछ और होगा। चलो, अयोध्या वासी जी सवाल कर रहे हैं, सर मेरा एक क्वेरी है, प्लीज रिप्लाई करिएगा। मैंने दिसंबर 2023 में निसान मैग्नाइट XC ली थी, उसका AC काम नहीं कर रहा, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि कूलिंग कॉइल चेंज होगा, वो भी बिना चेक किए, बिना कूलिंग कॉइल चेक किए। अच्छा चलो, लोकल मार्केट में गया, वहां से टॉप अप करने के बाद AC अभी फंक्शनल है, 3-4 दिन से कोई दिक्कत नहीं आई, कार सिर्फ 7,500 किलोमीटर चली है, आगे क्या करूं अब समझ नहीं आ रहा, सर्विस सेंटर में चेंज करूं या मार्केट में पहले चेक करवा लूं। सर, निसान मैग्नाइट है आपके पास, अगर तो गाड़ी वारंटी में है तो आपको नो डाउट गाड़ी को वर्कशॉप पे ले जाना चाहिए। वो कहते हैं कि भैया कूलिंग कॉइल ख़राब है तो वो वारंटी में है ना, वो चेंज करके देंगे। दूसरी चीज़, आपने अभी टॉपअप कराया है तो देखो टॉपअप करके कूलिंग बढ़ गई, 2023 मॉडल गाड़ी, हम 2026 में बैठे हैं, सिर्फ 3 साल में गैस कम नहीं होती। गैस कम हुई है तो कहीं ना कहीं लीकेज है, और वो लीकेज बहुत माइनर है, कई बार कंप्रेसर में भी लीकेज निकल जाती है। तो अगर कंप्रेसर में लीकेज निकल गई तो आप तो एक मोटा खर्चा उठाओगे, और वो भी बाहर से काम कराने पे। गाड़ी आपकी अगर अभी वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर पे ले जाओ, उनको पूरा डायग्नोस कराओ, लीकेज कहाँ से है प्रॉपर टेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से उसके अंदर गैस डालेंगे। अभी जो आपको 3-4 दिन से सही हालात लग रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके टिक जाए ये गैस, महीना भर भी गैस टिक जाती है, 2-2 महीना भी टिक जाती है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि 6 महीना भी मैंने देखा है कि 6 महीना गाड़ी में गैस टिकी रही, धीरे धीरे फिर निकल गई। बहुत ही माइनर लीकेज होता है। कूलिंग सिस्टम को फुल प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल सील्ड, जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। जरा भी गैस इधर उधर होगी तो फिर कूलिंग पे इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगी कूलिंग, फिर वो उसमें AC आपका बंद हो जाएगा। निसान मैग्नाइट आपके पास है, आप ले जाओ सीधे सर्विस सेंटर पे, वहां चेक कराओ, और अगर वारंटी नहीं होगी तब बाहर किसी को दिखाना, वो भी किसी अच्छे इंसान को, लीक प्रॉपर डायग्नोस करे। ऐसा नहीं कि ये कूलिंग कॉइल डाल दो, एक्सपेंशन वॉल्व डाल दो, भाई यहाँ से लीक हो रहा है ये डाल दो, प्रॉपर जहाँ से लीकेज मिल जाए उसके बाद। अगला सवाल ताराचंद परिहार जी का है, ये कहते हैं, सर माय नेम इज ताराचंद परिहार, माय क्वेश्चन, आपने बोला कि मारुति विक्टोरिस में सेफ्टी नहीं है, बस सेंसर के पोजीशन को चेंज करा है, सही में ये 5 स्टार कार नहीं है क्या? देखो, मैंने जो वीडियो बनाई थी मारुति विक्टोरिस के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी डिजायर के भी ऊपर, मैंने वीडियो बनाई टाटा की भी गाड़ियों पे, 5 स्टार नहीं है कि क्राइटेरिया 5 स्टार जो लेके चल रहे हो वो एक अलग है। देखो, मेरा सेफ्टी को लेके सोचना अलग है, और मेरी सोच के बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी प्रेजेंट का साइन जरूर लगा देना। देखो, मैं नहीं मानता कि सिर्फ 5 स्टार लिख देने से गाड़ी सेफ होती है, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से गाड़ी अगर सेफ है तभी उसको सेफ माना जाए। सिर्फ 5 स्टार की रेटिंग को अचीव कर लेना, एक तरह से सिस्टम को हैक कर लेना। एक क्वेश्चन जो हमको लिख के मिले कि भैया ये क्वेश्चन आपके आंसर में आने वाले हैं, बड़े आप 1 साल बाद ले आओ, 2 साल बाद ले आओ, यही क्वेश्चन है,
मुझे पूरी बुक पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं वो क्वेश्चन पढ़ के और वो सॉल्व कर दूंगा, आ गई 5 स्टार रेटिंग। आप देखो डिजायर को 5 स्टार मिल गए, आप इधर देख लो मारुति विक्टोरिस को 5 स्टार मिल गए, सेल्टोस नहीं ला पाई, करेटा नहीं ला पाई। लॉजिक बनता है? कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक नहीं बनता, समझ रहे हो। और आप वहीं पे आप हैक करना चाहो, मतलब हैक करने की अगर जिद आ गई। पहले तो मारुति अपनी गाड़ियां टेस्टिंग पे ही नहीं देती थी, बोलते थे कि भैया हम नहीं देंगे टेस्टिंग, हमको इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मार्केटिंग फंडा था स्टार्टिंग में जब ये आया, कुछ कंपनियों ने इसको फॉलो किया और सिर्फ इस पे ही फोकस किया, भैया सेफ सेफ सेफ, इतना स्टार, और वो गाड़ियां अचीव करती गई। उन्होंने स्पॉन्सर किया, बोले जी हमारी गाड़ी की टेस्ट करो, 5 स्टार रेटिंग आ गई। फिर बोले कि हम पैसा हम देते हैं, इनकी गाड़ी भी उठा के टेस्ट करो। वो बोले मैं तो गाड़ी देता नहीं हूँ, बोले नहीं 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 हम मार्केट से खरीद लेंगे, मार्केट से खरीद के टेस्ट करो। बताओ ये है, एक गाड़ी हो गई टीन का डब्बा और एक गाड़ी हो गई मजबूत लोहा यानी कि टैंक। अब कैसे हुआ सबको मालूम है, कहां कहां से कैसे कैसे हैक होता है सिस्टम। अब उसके बाद जब दूसरी कंपनियों को भी लगा कि यार ये तो ट्रेंडी टॉपिक है, आजकल लोग इसी को उठा रहे हैं, आजकल इंजन की रिलायबिलिटी कौन देख रहा है, आजकल सस्पेंशन कौन देख रहा है, आजकल लॉन्ग लाइफ कौन देख रहा है, सिर्फ एक ही चीज रह गई दिमाग में कि जिंदा रहोगे तभी तो ये सब देखोगे। एक तरह से वो डर वाली पॉलिटिक्स कह सकते हो, डर डाल के बाकी सारी चीजों को हाइड कर दो। बोले ये मेन डर है आपकी जान का खतरा, इससे बचो, बाकी तो देखा जाएगा। मैं ये मानता हूं कि गाड़ी चलनी चाहिए रोड पे, गाड़ी हम ले रहे हैं, एक मशीन ले रहे हैं। अगर मैं लेना चाहता टैंक तो मैं एक मिलिट्री से टैंक कोई लेता, मैं चाहता तो ट्रक लेता, मैं चाहता तो बुलडोजर ले लेता, मैं रोड रोलर ले लेता, लेकिन मेरी उन ज़रूरतों को वो फुलफिल नहीं करता। मेरी ज़रूरतों को फुलफिल करती है एक गाड़ी जो कि रिलायबल हो, जिसके पार्ट्स इजीली मिल जाएं, जिसमें अच्छी R&D हुई हो, जिसको कहीं भी रिपेयर कराना इजीली आसान हो और वो मशीन समझ से बाहर ना हो और साथ में सेफ भी हो। टेक्निकली उस पर क्रम्पल जोन और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हो। भले ही वो मार्केट में कोई 5 स्टार लेके आए या ना लेके आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये गाड़ी घटिया है, ये गाड़ी कमजोर है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये रेटिंग लाइए। रही बात विक्टोरिस की, विक्टोरिस को आप ग्रैंड विटारा और ब्रेजा ही समझ लो, लेकिन विक्टोरिस में अब जब मारुति ने जो मार्केटिंग की वो कैसे की, अदर कंपनीज की तरह हम फीचर्स दे रहे हैं भर भर के, हमने ये भी दिया है, ये भी दिया है, इतने में ही ये भी दिया। भैया जब इतने में ही ये भी मिलेगा तो तिलों से ही तेल निकलता है, ये तो कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो वो तिलों से हल्का हल्का निचोड़ के वो तेल वहाँ लगाया गया है जो आपको ऊपर फीचर्स में दिखता है। मतलब थोड़ी कॉस्ट कटिंग वहाँ से करी है और फिर वो वहाँ पे सेंसर्स माउंट किए हैं, वो सारी चीज़ें की हैं और स्पॉन्सर भी किया है ग्लोबल एनकैप को, तो उसमें भी पैसे लगते हैं, तो वो भी आप ही की जेब से जाता है। कुल मिला के मुद्दा सिर्फ इतना है। ऐसा नहीं कि मारुति विक्टोरिस बहुत बुरी गाड़ी हो गई है, 5 स्टार आपको लाके दे दिए हैं कंपनी ने जो आपको चाहिए था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगला सवाल, दिल्ली वाला ब्रो, ये नाम से आईडी है इनकी, भाई साहब लिख रहे हैं राम राम जी, मुझे डेली ऑफिस ट्रैवलिंग के लिए कार लेनी है, वो भी बजट में। 55 किलोमीटर की डेली इनकी ट्रैवलिंग है। दिल्ली का ट्रैफिक, कभी कभी होम टाउन जाना होता है, लगभग 1600 किलोमीटर। मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए? सैलरी 70,000 पर मंथ है। देखो सर, 70,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हो, होम टाउन भी आप गाड़ी से ट्रैवल करोगे करीब 1600 किलोमीटर। डेली ट्रैफिक के हिसाब से आपको पेट्रोल गाड़ी ही चुननी चाहिए। हाईवे का ट्रैवल आपका कुछ पता नहीं, कभी कभी जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल गाड़ी सेलेक्ट करना। और बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए, बजट फ्रेंडली गाड़ी में आप हुंडई, मारुति, यही 2 कंपनियां आती हैं। ऑल्टो से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो इनका वैगनआर चुन सकते हो, तो ब्रेजा भी आप चुन सकते हो। 70,000 रुपये सैलरी है, मैनेज कर लोगे। और यहाँ हुंडई में अगर आप जाना चाहते हो तो हुंडई की वेन्यू ले सकते हो या फिर नियोस ले सकते हो। सीडेन पसंद आती हो तो इनकी ऑरा ले लो, और सीडेन अगर आपको पसंद आ ही रही है तो फिर डिज़ायर में कोई कमी नहीं है, डिज़ायर भी ले सकते हो। बजट फ्रेंडली भी है, मेंटेनेंस भी कम आता है, बार बार परेशान भी नहीं करती है। आप लोकल गांव गिराव अपने कहीं भी ले जाओ, इसके पार्ट्स भी कभी भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी मैकेनिक इन गाड़ियों के काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। हाँ, ये जो माइक्रो एसयूवी वाला सेगमेंट है, इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, या तो हैचबैक सीडेन में से कोई चुन लो, या तो फिर इससे ऊपर वाला सेगमेंट वेन्यू, ब्रेजा, इन गाड़ियों में से आप कुछ चुन सकते हो। और अगर दिल्ली में ही ज़्यादातर आपको रहना है तो आप स्कोडा की गाड़ियों को भी कंसीडर कर सकते हो। स्कोडा काइलैक भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन हाँ, इसको लॉन्ग टर्म में आप मत रखना। काइलैक की तरफ अगर जाते हो, अगर 3, 4, 5 साल में गाड़ी चेंज करने वाले हो, तब तो आप स्कोडा काइलैक लेके थोड़ा सा एक अलग फील भी ले सकते हो, एक प्रीमियम फील ले सकते हो। कोई अपग्रेड का इतना जल्दी प्लान नहीं होगा तो फिर आप मारुति, हुंडई में जो मैंने रिकमेंडेशन दी है, इनमें से ही कोई आप गाड़ियां चुन लेना। आपने अपनी पसंद 1-2 मेंशन की होती तो मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बता पाता। और ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका सवाल भी Q&A में मैं लूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सारी चीज़ें डिटेल में लिखना, ताकि आसान हो उनका जवाब देना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, या फिर मुझे कोई सुझाव ही देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहो तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।